बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर रोज मुसलसल 14 से 15 घंटे सफर करते रहने के बाद पांचवें दिन दोपहर हम पालतवा पहुंचे। ये खासा बड़ा कस्बा था और यहाँ से हमें साहिल से हटकर अराकान के खासा अंदर की तरफ से गुजरना था। पालतवा में हमने 2 रोज क्याम किया और जीपू की जरूरी मरम्मत वगैरह करवाई। अब्दुल्ला के कुछ यहाँ अजीज रहते थे। हमीद उन्हें मिलने के लिए चला गया। वापसी में उसके हमरा 2 उधेड़ उम्र आदमी आए। उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को रात के खाने की दावत दी और दौरान गुफ्तगू जब उन्हें हमारी मंजिल का पता चला तो उनमें से एक हमारे साथ रांगा माटी तक जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मजदूरी के तौर पर उसे भी $2000 दूं। उसने बताया कि काला दान, जहां कैसर और उसके साथियों से हमें मिलना था, उससे आगे मिजोलैंड और बांग्लादेश के पहाड़ी सिलसिले से उसे गुजरने का कई बार मौका मिला है। वो ना सिर्फ रास्ते से बखूबी वाकिफ है, बल्कि मोरंग और मग कबीले के सरदारों से भी मिल चुका है। पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से रांगामाटी जाते हुए लाजमन हमें उन 2 कबाइल के दरमियान में से गुजरना था। मुझे एक ऐसे ही गाइड की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसकी ऑफर कबूल करते हुए उसे $500 पेशगी दे दिए। हमारा अगला दिन तैयारी में सर्फ हुआ और उसके बाद हम अपने आगे वाले सफ़र के लिए रवाना हो गए। हमीद का अजीज शमस अब हमारा गाइड था, इसलिए उसे मैंने अपनी जीप में बिठा लिया, जो हमारे कारवां में सबसे आगे थी, पर नंबर 2 को सबसे पिछली जीप पर भेज दिया था और उसे कातल थाई पर नजर रखने के साथ कहा कि अगर वो इधर उधर भागने की कोशिश करे तो वार्निंग देकर गोली मार देना। मैंने ये फैसला इसलिए किया था कि मेरे अकेले का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर रांगा माटी से वापसी पर मेरे साथ राजा की फैमिली और जवाहरात होने थे, और दौलत का लालच बड़े बड़े मुत्तकियों को बहका देता है। और फिर मेरे साथ तो स्मगलरों के गिरोह के आदमी थे, जिनका काम ही अच्छे भले आदमियों को नशे जैसी लानत पर लगाकर उसकी जिंदगी को तबाह करना था। ऐसे लोगों से खैर की तवक्को रखना सरासर हमाकत थी। सिर्फ मरने का खौफ ही उन्हें सीधा रख सकता था, और सफर के शुरू में ही मैंने उन पर यह खौफ तारी कर दिया था। उनके चंद आदमियों को हलाक करने के बाद अब ये सब मेरा हुक्म बिला चूंच रा मान रहे थे, और वक़्त गुजरने के साथ साथ ये खौफ बतदरीज कम हो सकता था। आप उसे मेरी खुदगर्जी समझें या कुछ और, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि काला दान में कैसर और उसके साथियों के मिलने के बाद उनमें से एक थाई की बलि चढ़ा दूंगा, ताकि उन पर मेरा खौफ और डर तारी रहे। 3 दिन के जानलेवा सफर के बाद हम लोग बातूपी में रात बसर करके लगुंगो गरूबे आफ्ताब के वक़्त पहुंचे। रास्ता अब बहुत दुश्वार गुजार हो चुका था। बर्मा और आसाम के पहाड़ी सिलसिले शुरू हो चुके थे। बांग्लादेश का साहली कस्बा काकस बाजार हम अपने मगरबी जानब छोड़ आए थे, और अब चिटागांग हमारे मगरब में तकरीबन 200 मील और काला दान हमारे शुमाल मगरब में तकरीबन 120 मील के फासले पर थे। शमस ने मुझे बताया कि हम अगर इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता अबूर करके काला दान पहुंच भी गए तो फिर हमें अपनी जीपें दिमोगरी में छोड़नी पड़ेंगी और आइंदा सफ़र खच्चरों या फिर पैदल तय करना पड़ेगा। कराची में मुझे इस मुहिम पर रवाना होने से पहले ही इसमें पेश आने वाले खतरात का अंदाज़ा हो चुका था। राजा ने मुझे इस नामुमकिन मुहिम पर भेजकर बहुत ही कम रिस्क लिया था, और रिश्वत के पैसों से उस मुहिम की सारी तैयारी करवा कर अपनी फैमिली को इसलिए बुलवाया था कि उसकी फैमिली के आने से जवाहरात भी आ जाएंगे। बांग्लादेश या अपने कबीले में वो ज़िंदगी भर जा नहीं सकता था। उसका मकसद सिर्फ जवाहरात का हसूल था, वरना अपनी फैमिली से उसे कोई लगाव नहीं था। वो तो पाकिस्तान में ही एक फ्रांसीसी औरत के शहर में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। उसकी बीवी पाकिस्तान पहुंचते ही चंद माह बाद इंतकाल कर गई। छोटे बेटे को उसने इंग्लैंड भेज दिया था, जहां उसकी अकलौती बेटी पढ़ रही थी। माँ के मरने के बाद और बाप की लापरवाही से तंग आकर उसने वहीं किसी गोरे से शादी कर ली। भुट्टो ने बाद में राजा तरी को मैक्सिको का पाकिस्तानी सफीर मुकर्रर किया। राजा की आदात और असलियत को जानने के बावजूद मैंने इस मिशन की हामी इसलिए भरी थी कि चिटागांग में मेरी मुलाजमत के दौरान उसने मेरे ऊपर एहसान किया था, और फिर मेरे माली हालात भी इस कदर खराब हो चुके थे कि मजबूरन मुझे मुहिम पर जाने की हामी भरनी पड़ी। सफ़र के दौरान आइंदा दुश्वारियों का बताते हुए शमस ने कहा कि एक निस्बतन कम दुश्वार रास्ता है। हम वापस पालतवा चलते हैं और वहीं से काकस बाजार की साहली पट्टी पर चलेंगे। बांग्लादेश और बर्मा के दरमियान एक छोटी सी नदी रामू नाम की है, उसे अबूर करके हम बांग्लादेश में होंगे। काकस बाजार से किसी बड़ी बादबानी कश्ती के जरिए बआसानी हम चिटागांग और वहां से रांगा माटी जा सकते हैं। मैंने शमस की तजवीज़ को शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया, जिसकी वजूहात मैं जानता था। पहली वजह, बांग्लादेश पर उस दौर में भारत का इतना असर व रसूख था
या बांग्लादेश में दाखिल होकर मेरा खुद को ज़ाहिर करना ऐसे ही था जैसे DMI के सामने खुद को ज़ाहिर कर दूं। दूसरी वजह, बांग्लादेशी फौज ने सिवाय ऊपर वाले दुश्वार गुजार रास्ते के बाकी चारों तरफ से रांगामाटी को घेरे में ले रखा था। चिटागांग के रास्ते से उनकी नज़र में आए बगैर रांगामाटी पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन था। तीसरी वजह, मैंने कालादान में कैसर और उसके साथियों को बुलाया हुआ था, क्योंकि मैं थाइयों के सर पर मुहिम सर करने का और उन पर भरोसा करने का सोच भी नहीं सकता था। काकस बाजार के मशरकी जानब तकरीबन 25 मील के फासले पर नदी बहती है। उसे दोस्तों के साथ हमने रात वहीं बसर करने का फैसला किया। दिन के वक्त नदी का पानी शुमाल से जनूब की जानब बहता और समुंदर में जा गिरता था, और रात के टाइम पानी जनूब से शुमाल की जानब बहता है। यह बड़ी हैरान कुन बात थी। मेरे ख्याल के मुताबिक दिन के वक्त यह पानी सीधे बहाव शुमाल से जनूब की जानब बहता और समुंदर में गिरता है, जबकि रात के वक्त समुंदर की लहरें ज़्यादा बुलंद हो जाती हैं। जवार भाटे के बायस समुंदर चढ़ आता होगा, और इस तरह समुंदर का पानी नदी के पानी को वापस धकेलते हुए अप स्ट्रीम बहना शुरू हो जाता होगा। मैंने अपने इस नज़रिए का अपने दोस्तों से जिक्र किया तो उन्होंने मेरे नज़रिया को रद्द करते हुए कहा कि सिर्फ इस रामू नदी का पानी ही क्यों रात को उल्टी जानब बहता है, जबकि और भी काफ़ी नदी नाले समुंदर में गिरते हैं। पानी उल्टा बहने की वजह चाहे कुछ भी हो, मगर यह बात मानना ही पड़ती है कि बंगाली कौम जितनी मतलून मिजाज है, दुनिया की कोई कौम इतनी नहीं। मछली और चावल खाने की वजह से उनके दिमाग हमेशा गर्म रहते हैं, और जैसे मछली हाथ से फिसल जाती है, वैसे ही उनके दिमाग में नित नए नज़रियात जन्म लेते हैं और फिसल जाते हैं। मतलब ये किसी एक बात पर कायम नहीं रहते। मुगलिया दौर में अब से ज़्यादा बगावतें इसी इलाके में हुई। यहाँ की पेशतर आबादी बैक वक़्त पक्के मुसलमान और बागियाना और लादीनी ख्यालात वालों पर मुश्तमिल है। शेख मुजीबुर रहमान के बकौल कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इतना बड़ा मदाह था कि वो कायद आज़म की तकरीर सुनने के लिए साइकिल पर कलकत्ते गया था, और वहीं मुजीबुर रहमान पाकिस्तान को दो लहत करने का सबब बना था। मेरे ख्याल में शख्सियात और हुक्मरानों से इख्तलाफ की बिना पर मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले अक्लो दानिश से आरी होती हैं। अब ना तो मुजीब जिंदा है और ना ही भुट्टो, ना जनरल यहया और ना ही जनरल टिकाहान, लेकिन भुट्टो और मुजीब ने मिलकर पाकिस्तान को अपनी जागीर समझते हुए इक़्तिदार की हवस में जो घिनौना खेल खेला था, उसके दाग ताहशर सच्चे पाकिस्तानियों के दिलों पर मौजूद रहेंगे। लगुंगो उस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या एक कस्बा है जो बर्मा और असम के दरमियान एक कुदरती हद फासल है। ये पहाड़ी सिलसिला नाकाबिले अमूर जंगली जहरीले हशरातुल अर्ज से भरा पड़ा है। शम्स के बकौल बॉर्डर को जीपू समेत क्रॉस करने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि हम बर्मा में मजीद शुमाल की तरफ कलिंग कलांग और फलाम से गुजरते हुए टुअर्जिंग जाएं। उसी रूट पर पहाड़ी सिलसिले के मगरबी दामन से गुजरते हुए हम बुलंद पहाड़ियों से घने जंगल को पीछे छोड़ते जाएं। टुअर्जिंग में एक दर्रे से गुजरता हुआ रास्ता हमें आसाम पहुंचा सकता है, और उसी रास्ते से जीपें भी गुजर सकती हैं। आसाम में हम मिज़ोआम में अजवाल से फिर जनूब की जानब जाकर हम कालादान पहुंच सकते हैं। कालादान से आगे हम दीमोगरी में जीपें छोड़कर पैदल या खच्चरों पर बांग्लादेश में दाखिल हो सकते हैं। ये पहाड़ी सिलसिला भारत और बांग्लादेश के दरमियान वाक़या है। भारतीय जानब मिज़ोरम के कबाइल हैं जो मुगलिया दौर से लेकर हर हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, और बांग्लादेश की जानब मोरंग, मग और चिकमा कबाइल हैं। चिकमा कबाइल जो उन सब कबाइल से ज़्यादा सिविलाइज्ड है, 1947 से लेकर 1971 तक हर हुकूमत से लड़ता रहा है। बाकी कबाइल तो फिर उनसे हज़ारों साल पीछे हैं। पहाड़ी तंग पगडंडियों पर पैदल चलने से ही मुझे वहशत होती थी, और यही हाल मेरे साथियों का भी था। बहरहाल जब ओखली में सर दिया तब मौसली की ज़रबात तो सहनी पड़ती हैं। चारों नाचार मुझे अपनी मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करना था। लंगूंगो में 2 रोज़ क़याम के बाद हमने शमस की रहनुमाई में शुमाल की जानब बढ़ना शुरू किया। बर्मा के उस इलाके में खासी सर्दी थी और रास्ता भी बहुत कठिन और दुश्वार था। उस 4 रोज़ा सफ़र में हम सारा दिन टूटे फूटे रास्तों पर जीपें चलाते और रात को कभी पहाड़ों पर और कभी खुली जगह क़याम करते रहे। जहरीले जानवरों से बचने के लिए हम सारी सारी रात आग जलाए रखते और सुकून से ना सो सकते। उस जंगल के चीते और जंगली बिल्लियां हमारे पड़ाव के इर्द गिर्द सारी रात घूमती रहती। उनके गुर्राने की वजह से दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे उड़ जाते। उनकी चीखों और जंगली बंदरों की आवाज़ों से इस कदर शोर मचता कि हम सारी सारी रात सो ना सकते। रातें जाग कर गुजार दी। चौथे रोज़ हम शाम के वक़्त टुअर्जिंग पहुँचे। यहाँ से आसाम में दाखिल होने के लिए जिस दर्रे से गुजरना था
اس کے دونوں جانب برمی اور بھارتی پولیس اور بارڈر سیکیورٹی فورسز تعینات تھی۔ برمی جانب سے تو ہم جنرل شال گپتا کا ہاتھ دکھا کر درے میں داخل ہو گئے، بھارتی جانب خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے بھارتی حصے میں داخل ہونے سے آدھ میل پہلے ہی اپنا قافلہ روک لیا تھا، اور شمس اور حمید کے ساتھ میں آگے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی تو ہم نے بین الاقوامی سفارش یعنی ڈالروں سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ ایسی سفارش ہے جسے شاید ہی کوئی ٹھکرائے۔ $1000 میں معاملہ طے ہو گیا، اور بھارتی میجر نے $1000 لے کر جیب میں ڈالے اور ہمیں گزرنے کی اجازت دے دی۔ میجر نے کمال احسان کرتے ہوئے ہمارے سامان کی تلاشی لینے کی بھی زحمت نہ کی، ورنہ ہمارے پاس اچھا خاصا اسلحہ تھا۔ درے سے گزر کر ہم جلد از جلد ازوال کے قصبے میں پہنچنا چاہتے تھے، کیونکہ بین الاقوامی بارڈر سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ازوال میں ہم نے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے کھلی جگہ پڑاؤ کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ ہوٹل والے ہم سے ہماری شناخت اور پاسپورٹ وغیرہ بھی طلب کر سکتے تھے۔ ہم پڑاؤ کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ بھارتی سائیڈ کا وہی میجر پھر آدم کا۔ اس کا رویہ اب خاصا دوستانہ تھا۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم کسی ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرتے، رات کو تو یہاں سردی اتنی بڑھ جائے گی جسے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میجر کو جب میں نے بتایا کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم ہوٹل کا کرایہ اور خرچہ برداشت کر سکیں، تو وہ ہنس پڑا اور بولا کہ کمال ہے کہ سرحد پار کرنے والے $1000 تو دے سکتے ہیں، مگر ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اصلی بات کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے پاس سفری کاغذات نہیں ہیں، اور اسی لیے تم ہوٹل میں ٹھہرنے سے کترا رہے ہو۔ مجھے مزید ڈالر دو تو میں تمہارے لیے ہوٹل میں قیام کا بندوبست کروا دوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ واقعی ہمارے پاس مزید ڈالر نہیں ہیں تو میجر بولا پھر میں تمہارے سارے سامان کی تلاشی لوں گا۔ تم سب یقیناً کسی غیر قانونی کام یا بھارت میں دہشت گردی کے لیے یہاں آئے ہو۔ اب میں میجر کی نیت بھانپ گیا، اس لیے اب گفتگو سے رام کرنا اسے بیکار تھا۔ میجر اپنی جیپ میں اکیلا ہی آیا تھا۔ میں نے کہا کہ نہ تو ہم دہشت گردی کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی کسی غیر قانونی کام کے لیے۔ ہمارے پاس جتنا بھی روپیہ ہے ہم سب اسے دینے کے لیے تیار ہیں، وہ صرف 5 منٹ انتظار کرے، میں اپنے ایک ساتھی سے روپے لے کر آتا ہوں۔ میجر کو یہ کہہ کر میں اپنے نمبر 2 کے پاس گیا اور خاموشی سے اسے اپنا پلان سمجھایا، اور نوٹوں کی ایک گڈی چپکے سے اسے دے دی، اور میں میجر کے پاس واپس لوٹ آیا اور اسے بتایا کہ میرا ایک ساتھی پیسے لے کر ابھی آتا ہے۔ نمبر 2 وہی گڈی ہاتھ میں لیے میری طرف آیا۔ شام کا اندھیرا خاصا پھیل چکا تھا۔ نمبر 2 نے گڈی جس میں کم و بیش $10,000 تھے مجھے تھمائی اور پیچھے ہٹ گیا۔ میجر کی نظریں گڈی پر تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس یہی کل پونجی ہے اور ہمیں بہت دور جانا ہے، تمہاری بہت مہربانی ہوگی اگر کچھ ڈالر ہمارے پاس رہنے دو۔ تو میجر ہنسا اور گڈی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا کہ میری ضرورت تم سب سے زیادہ ہے، تمہارے پاس تو جیپوں پر بہت سا سامان لدا ہوا ہے، تم سامان یا ایک جیپ ہی بیچ دو تو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، میں یہ تمام ڈالر لوں گا۔ میں نے اسے گڈی تھماتے ہوئے کہا کہ صرف $100 ہی مجھے دے دو۔ میجر بولا بالکل بھی نہیں۔ میجر نے اتنا کہا اور ساتھ ہی ایک چیخ ماری جسے میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ نمبر 2 کا وار اتنا کاری تھا کہ خنجر میجر کے دل کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا۔ میجر کے بے جان لاشے کو میں نے گرنے سے روکا۔ نمبر 2 نے میجر کے جسم میں اترے ہوئے خنجر کو اندر ہی گھما دیا تاکہ اس کے مرنے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میجر کا جسم اور قد کاٹ میرے جیسا تھا۔ میں نے نوٹوں کی گڈی اپنی جیب میں ڈال کر نمبر 2 کو کہا کہ اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ فوری میجر کے جسم سے وردی اتار کر لاش کو ایک سلیپنگ بیگ میں ڈال دیں اور وردی سے خون کو صاف کر دیں۔ نمبر 2 گیا تو میں نے میجر کی تلاشی لی اور کاغذات اور $1000 کے علاوہ بھارتی کرنسی ملی۔ آدھے گھنٹے میں میرے ساتھیوں نے سارا کام مکمل کر دیا۔ میں نے میجر کی وردی پہنی اور اسی کی جیپ میں اپنا اسلحہ رکھا اور شمس کو ساتھ بٹھا لیا۔ ادھر حمید نے میری جیپ چلانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ہم نے اب یہاں پر پڑاؤ کینسل کر دیا اور ہمارا قافلہ اب کالا دان کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بنگلہ دیش تک میں میجر کی وردی اور اس کی جیپ کو استعمال میں رکھوں گا۔ راستے میں ایک گہری کھائی کے قریب ہم نے قافلہ روکا۔ میرے ساتھیوں نے میجر کو اس طرح کاٹا کہ وہ ناقابل شناخت ہو گیا اور سلیپنگ بیگ سمیت اس کی لاش کو آگ لگا کر آگے روانہ ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ رات گئے تک میجر کی گمشدگی کا بھارتی فوج کو پتہ نہیں چلے گا،
क्योंकि वो अपनी पोस्ट से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके ही हमारे पास आया था। उसे तलाश करते हुए भी हम पर शक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसने हमारे मुतल्लिक अपनी पोस्ट पर किसी से जिक्र नहीं किया होगा। कालादान जाने का रास्ता पथरीला, जंगलात से अटा हुआ और ढलवान की जानिब था। हमारी जीपें आहिस्ता रवी से आगे बढ़ रही थी। सुबह हमें एक फौजी चेक पोस्ट के करीब से गुजरना पड़ा। मुझे मेजर की वर्दी में और फौजी जीप को देखते हुए पहरेदारों ने बैरियर उठा दिए, लेकिन मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। शम्स ने बताया कि इलाके की मुनासबत से इस इलाके में वही अफसर तैनात किए जाते हैं जो इस इलाके से वाकिफ़ हों और यहाँ की ज़ुबान भी जानते हों, मगर तुम किसी तरह भी यहाँ के नहीं लगते और ना ज़ुबान से वाकिफ़ हो। तुम्हारे अलावा काफिले में किसी ने भी फौजी वर्दी नहीं पहनी हुई, इसलिए वो तुम्हें और हम सब को अजीब नज़रों से देख रहे थे, बल्कि उनको कुछ शक भी हो गया होगा। आगे एक बड़ी फौजी चेक पोस्ट आएगी और हो सकता है कि वहाँ भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर भी हों। तुम्हारी इस वर्दी और जीप की वजह से हम सब मुश्किल में फंस सकते हैं और इससे आगे मिजोरम का इलाका शुरू हो जाएगा और वो लोग तो भारतीय फौज के बड़े सख्त दुश्मन हैं और भारतीय फोर्स वहां कार्रवाई करने के लिए लगभग 300 के करीब नफरी लेकर जाते हैं। इक्का दुक्का को तो वो वैसे ही हलाक कर देते हैं। इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि तुम इस वर्दी से खुद को आज़ाद कर दो। शम्स की बात माकूल और दलाइल से पुर थी। रास्ते में मैंने एक गहरे खड्ड के करीब काफिला रुकवाया और फौजी जीप पर पेट्रोल डालकर आग लगाई और उसे खड्डे में धकेल दिया। आग की हिद्दत से पेट्रोल टैंक ने भी आग पकड़ ली और फिर एक धमाका हुआ और जीप के परखचे उड़ गए। वर्दी उतारकर मैंने उसे भी आग में फेंक दिया, लेकिन मेजर की स्मोर वाली जैकेट पहने रखी उस पर कोई फौजी निशान मौजूद नहीं था। दरअसल सर्दी इतनी ज्यादा थी कि स्मोर की जैकेट ने मुझे बहुत आराम दिया था। रास्ते में आने वाली चेक पोस्ट पर हम सारे दिन के सफर के बाद रात को पहुंचे। बैंकॉक से चलते वक्त मैंने एहतियातन एक लंबा स्याह कोट और एक सलीब के निशान वाली पैंडल खरीद ली थी। रॉबर्ट माइकल यानी अब मैं एक पादरी था जो उन बागी कबाइल में ईसाइयत के प्रचार और उनकी इमदाद और उनके लिए दवाइयाँ वगैरह लेकर जा रहा था। यही मेरी कवर स्टोरी थी जिसे मैंने चेक पोस्ट पर बयान किया। लिबास भी मैंने पादरियों जैसा पहना हुआ था, जिस पर लगी हुई सलीब नुमाया थी। भारतीय हुकूमत तो ये चाहती थी कि उस इलाके के लोग भले ईसाई या कोई भी मजहब इख्तियार कर ले, मगर बागियाना कार्रवाइयाँ छोड़ दे। इसीलिए मगरबी मुमालिक ने यहाँ कई मिशन भेज रखे थे। हमें भी उस चेक पोस्ट से बगैर किसी चेकिंग के बल्कि सबको गर्म कहवा पिलाकर दुआओं के साथ रुखसत किया गया। आखिर हम उनके बागियों को सुधारने और उनके लिए राम करने ही तो जा रहे थे। एक रात और दिन के मजीद सफर के बाद हम कालादान पहुंच गए। ये खासा बड़ा कस्बा था और यहीं पर मुझे कैसर और उसके साथियों से मिलना था। कस्बे के शुरू में ही एक झोंपड़ होटल से हमने कस्बे के तमाम रहायशी होटल्स के एड्रेस ले लिए। मैंने बाकी काफिले को तो यहीं पर रोक दिया। शम्स और नंबर 2 को साथ लेकर कैसर और उसके साथियों की तलाश के लिए रवाना हो गया।